वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, आपको जिस तरह मालूम है कि 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट फॉर ऑल स्टेट्स, और ख़ास तौर पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत सारी गैप्स और बेज़ाब्तगियाँ हमें नज़र आती हैं। हाल ही में आपने देखा कि सिंध में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जब मैट्रिक के इम्तहानात के नताइज के ऊपर बड़े सवालात उठाए गए। ख़ास तौर पर जो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के स्टूडेंट्स वहाँ पर पहुँचे, उनके नताइज किसी तरह से भी उनके लिए काबिल कबूल नहीं थे, और बड़े गैप्स हमें नज़र आ रहे हैं कि इसके बावजूद कि 10 साल बच्चा एक सिस्टम में पढ़ता है, वो उसका जो आउटपुट है, उसकी जो लिटरेसी लेवल्स हैं, उसकी जो समझ है, उस पर बड़े सवालिया निशान हैं। तो कहाँ पे गैप्स मौजूद हैं? उसके लिए फिर हमने देखा कि ब्यूरोक्रेटिक कई स्टेप्स लिए गए। मैट्रिक बोर्ड को जो हेड करने वाले मुंतज़मीन थे, उनमें से कुछ को सस्पेंड किया गया, ये इजाफी चार्जेस कॉलेजेस की तरफ गए। तो किस किस्म का ये टर्निंग पॉइंट है? अभी भी आपको बताते चलें कि पाकिस्तान भर में 92% स्टूडेंट्स जो कि मैट्रिक को अटैम्प्ट करते हैं या इंटरमीडिएट में होते हैं, वो हमारे लोकल बोर्ड सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। क्या ये सिस्टम उनको आने वाले कल के लिए, 2025 के लिए, और एक स्किल्ड फोर्स ऑफ द फ्यूचर होने के लिए तरबियत दे पा रहा है? व्हाट आर द गैप्स? लेट्स फाइंड आउट अबाउट दैट। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नवेद रब साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं कॉलेजेस सिंध के। सबसे पहले नवेद साहब, ये जो ग्लेयरिंग डिफरेंसेस की बात की जाती है कि सिंध के सूबे में जब भी मैट्रिक के इम्तहानात होते हैं, ये बात लोग करते हैं कि पेपर आउट हो गया, नकल बड़ी ओपनली कराई जा रही है, नताइज ऐसे आते हैं जिसके अंदर बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स फेल होते हैं या फिर उनकी परफॉर्मेंस मखदूश होती है। किस तरह देखते हैं इसको, और इसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए जी, सबसे पहले यकीनन मेरा ताल्लुक़ प्राइमरीली तो कॉलेज एजुकेशन साइड से, और जहाँ तक मैट्रिक के स्टूडेंट्स की यानी जो आपने एक पॉइंट आउट किया है इशू, इसके लिए मॉनिटरिंग टीम्स हैं, सर्वेलेंस करती हैं, और विजिलेंस का एक निज़ाम मौजूद है, लेकिन यकीनन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें वीकनेसेस हैं, उसे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जहाँ तक कॉलेजेस का ताल्लुक़ है, कॉलेजेस के हवाले से हमारा एक इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम काम कर रहा होता है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि स्कूल्स के मुकाबले में कॉलेजेस के अंदर कंपैरेटिवली बेहतरी आपको नज़र आती है, क्योंकि उसको 3 लेवल से मॉनिटर किया जाता है। एक तो हमारे कॉलेजेस की अपनी एक विजिलेंस टीम होती है, एक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की एक विजिलेंस टीम होती है, इसके साथ साथ हमारी डायरेक्टरेट की एक विजिलेंस टीम होती है। तो ये टाइमली मॉनिटर कर रहे होते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि हम 100% सक्सेसफुल हैं, लेकिन बहरहाल हम काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। नवीद साहब, ये जो ग्रेजुएट्स होते हैं जो मैट्रिक करते हैं, यकीनन यही आपकी रिक्रूटिंग फ़ोर्स बनती है। क्या नंबर्स हैं? कई दफ़ा तो ये सवाल भी उठाया गया कि ओवर द ईयर्स हमारे नंबर ऑफ़ कॉलेजेस डू नॉट मैच द नंबर ऑफ़ मैट्रिक स्टूडेंट्स दैट कम आउट एवरी ईयर। तो बहुत कम बच्चों को दाखिला मिल पाता है, और क्या उस रुझान में इजाफ़ा हो रहा है? आर वी सेटिंग अप न्यू कॉलेजेस? क्या हम नए सब्जेक्ट्स, नए डोमेन्स उनको ऑफ़र कर पा रहे हैं? देखिए, एज फार एज द कराची इज़ कंसर्न, हमारे पास क्वाइट इनफ स्पेस है कि हम उनको एकोमोडेट कर लें, राइट जी। राइट नाउ वी कैन एकोमोडेट अबाउट 160,000 स्टूडेंट्स जी। और मैट्रिक के लिए अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद क्या बनती है हर साल? मैट्रिक के फिगर्स तो मुझे नहीं इतना आइडिया, मेरे कॉलेज से ताल्लुक़ है, लेकिन बहरहाल हमारे पास कोई 1.5 लाख के करीब स्टूडेंट्स होते हैं जो पास आउट करते हैं, जो हमारे पास आते हैं जी। तो इस वक्त भी अब ज़ाहिर है कि जब वो पास आउट कर लेते हैं तो उसमें से कुछ तादाद ऐसी है जो कि प्राइवेट कॉलेजेस का रुख करती हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर तकरीबन 132,000 के करीब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आते हैं, एडमिशन्स लेते हैं। मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। सर, आपने ओवर द ईयर्स क्या महसूस किया है कि जो मैट्रिक में जो टॉपर बच्चे होते हैं, यकीनन एक तो जो पब्लिक कॉलेजेस हैं उनकी एक बड़ी पुल ये हो सकता है कि वो नीड एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करते हैं, बड़ा नाम होता है। यकीनन जब हम NAD की बात करें, बहुत सारे और इदारों की बात करें, पीपल आर इनक्लाइन टू गो फॉर दैट। लेकिन देखने में ये आया है कि जिसको क्रेम डेला क्रेम कहते हैं, जो टॉपर्स हैं, वो पब्लिक कॉलेज में जाने के बजाय प्राइवेट कॉलेज में जाने को तरजीह दे रहे होते हैं। इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। हमारे जो टॉपर्स कॉलेजेस हैं, टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ है, और मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी ये होती है कि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस को इस बार और इससे पहले भी कि उसको सेलेक्ट करें। उसकी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये कि हमारे यहाँ एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन का सिस्टम है,
स्कॉलरशिप्स की एज सच हमारे कॉलेजेस में ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सारे बच्चे फ्री ही पढ़ रहे होते हैं कॉलेजेस के अंदर। और जहाँ तक फर्दर स्टडीज़ की ताल्लुक़ है तो फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में यकीनन स्कॉलरशिप्स का एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जहाँ पे वो अवेल करते हैं। हमारे पास कॉलेजेस के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तादाद कंपैरेटिवली लो है एज़ फार एज द प्राइवेट सेक्टर स्टूडेंट्स ऑफ मैट्रिकुलेशन इज़ कंसर्न, वो ज़्यादा हमारे पास आ रहे होते हैं। तो हमारे पास इस वक्त जो कैपेसिटी है वो तकरीबन हम 1 लाख से ज़्यादा एडमिशन्स दे चुके हैं कराची के कॉलेजेस के अंदर। सर टॉप कॉलेजेस किसको तस्वुर किया जाता है कराची में पब्लिक सेक्टर में? टॉप कॉलेजेस उन्हें तस्वुर किया जाता है जहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा जाती है और जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन होता है। हमेशा वो देख रहे होते हैं कि मैट्रिक के किस परसेंटेज के ऊपर दाखिले क्लोज हुए हैं आपके यहाँ। हाँ, जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके लिहाज से जो कट ऑफ होता है उनका, उसकी बेसिस के ऊपर हम ये देखते हैं कि बच्चों का ट्रेंड क्या है। एक्चुअली कुछ प्रेसिडेंट्स ऐसे सेट हुए हुए होते हैं कि वो ब्रेक करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। सो ट्रेंड्स के बारे में हमें बताइएगा, क्योंकि मैं अगर अपने टाइम से कंपेयर करूं तो आज से 10 साल 15 साल पहले एक बिल्कुल अलग नौइयत के टॉप कॉलेजेस की एक डेफिनेशन होगी। आज 2025 में कराची का टॉप कॉलेज किसको तस्वुर किया जाता है? आज कराची के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनको तस्वुर किया जाता है जहाँ पर टॉपर्स भी जाते हैं और जहाँ पे A1 ग्रेड के बच्चे मोस्टली एडमिशन्स लेते हैं, ख्वाहिशमंद होते हैं। सच एज़ आदमजी कॉलेज इज़ वन ऑफ द, मतलब इस वक्त हम रैंकिंग में कहेंगे नंबर 1 कॉलेज है। ठीक है। और PECHS गर्ल्स कॉलेज वो इस वक्त रैंकिंग में नंबर 1 कॉलेज है। अच्छा, ये ओपन होता है ना जी। हमारी जो एडमिशन पॉलिसी है उसके मुताबिक हम एडमिशन्स के लिए ओपन रखते हैं। बच्चे अपनी चॉइस से अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट करते हैं। जो बच्चों की परसेंटेज जिस लिहाज से और जिन कॉलेजेस के अंदर उनको एडमिशन्स दिए जा रहे होते हैं उस लिहाज से उनका मेरिट क्राइटेरिया सेट होता है। बिल्कुल सही। मुझे ये बताइएगा नवेद साहब कि अगर हम बात करते हैं कराची के टॉप कॉलेजेस की, तो अक्सर पब्लिक कॉलेजेस के बारे में तसव्वुर ये है कि टीचर गायब होता है और क्लासेस की पाबंदी नहीं होती और आपकी अटेंडेंस पूरी हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये परसेप्शन हो सकता है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव टेकन स्टेप्स टू करेक्ट इट। ये परसेप्शन हम कैसे ज़ाइल कर सकते हैं और क्या इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है? देखिए, फ्लॉज किसी भी डोमेन में किसी भी सिस्टम में होते हैं जी। हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% जो है ना परफेक्ट हैं, लेकिन अगेन जितना एक्टिव आपके हायर अप्स हैं और जितना ज़्यादा वो अपनी आइज़ जो है उन्होंने फोकस की हुई है उस लिहाज से इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर रहे हैं। सही। सर, कानूनी तौर पे क्या पाबंदी है गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स के ऊपर कि वो प्राइवेट कोचिंग और ट्यूशन्स नहीं दे सकते? क्योंकि ये भी सुनने में आता है कि वो क्लासेस में तवज्जो नहीं देते और जो भी बच्चे वीक होते हैं उनको प्राइवेट अपने कोचिंग सेंटर्स में एट्सेट्रा की दावत दे देते हैं। देखिए, हमारे कॉलेजेस के अंदर एक बायोमेट्रिक सिस्टम मौजूद है जी, टीचर्स के हवाले से। सही। और वो आते हैं सुबह, अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं और जब तक कॉलेज की टाइमिंग्स हैं उनको कॉलेज में ही रहना है और वो आउट इसी तरीके से करते हैं। ये बात सही है कि बिल्कुल ये गलत बात है और कॉलेज की टाइमिंग्स के अंदर कोई भी टीचर को बिल्कुल अलाउ नहीं है कि वो कहीं और जाके प्राइवेटली ट्यूशन्स पढ़ाएं या किसी प्राइवेट यानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी एसोसिएशन भी हो। अगर ये हमें पता चलता है तो हम उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं। लेते हैं। इसकी वजह से लोग सस्पेंड भी हुए हैं और एट्सेट्रा उनके ऊपर चार्जेस लिए जाते हैं। सर, ट्रेंड आपको क्या नज़र आ रहा है आजकल जब AI की बात होती है, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ की बात होती है? स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ हमेशा की तरह जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स थे, जैसे हम प्री साइंस की बात करें, प्री कॉमर्स की बात करें, प्री इंजीनियरिंग की बात करें, क्या उनकी मकबूलियत उसी तरह है? इस बार हैरत अंगेज़ तौर पर ड्रास्टिक चेंज आया है। अच्छा। हाँ, और मैं ये कहूँगा कि लास्ट ईयर जैसे हमने एक स्टीम एग्जीबिशन कंडक्ट करवाई थी थ्रू आउट द प्रोविंस। हमारे मिनिस्टर साहब का एक विज़न था कि बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उनको अवेयरनेस दी जाए। गालिबन उसी की कंटिन्यूएशन के अंदर बच्चों ने इस बार हमारी AI या कंप्यूटर साइंसेस को प्रेफर किया है। लास्ट ईयर के मुकाबले में, जैसे लास्ट ईयर हमारे पास 19,000 के करीब इनरोलमेंट थी, रिक्वेस्ट आई थी कंप्यूटर साइंस के हवाले से, इस बार 35,000 प्लस आई हैं। वाह, तो इसका मतलब एक बड़ा ग्रोइंग ट्रेंड है। जी 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 जी। और उसके बाद जो हमारे पास प्री मेडिकल फर्स्ट होती थी अब वो सेकंड पे आ गई। ओह। इवन एक स्टेज ऐसी आई कि थर्ड पे कॉमर्स आई और फोर्थ पे प्री इंजीनियरिंग आ गई। दिस इज़
अलार्मिंग एट द सेम टाइम, क्योंकि देखें ये शोबाजात भी अहम है। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी नवीद साहब, व्हेन आई वाज अपेयरिंग फॉर माय इंटरमीडिएट मैनी मून्स अगो, तो हम ये देखते थे कि कॉलेजेस की तरफ से, बोर्ड्स की तरफ से और आपके महकमे की तरफ से बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ और कॉम्पिटिशन्स अरेंज किए जाते थे जो स्टेट वाइड होते थे। मिसाल के तौर पर डेक्लेमेशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, आर्ट एग्जिबिशंस या फिर साइंस एग्जिबिशंस, क्या अभी भी इनका इनेकाद कराची वाइड लेवल पे किया जाता है? जी जी, इनका इनेकाद किया जाता है। हमारे एकेडमिक कैलेंडर है जिसके अंदर हम स्पोर्ट्स वीक, स्टूडेंट्स वीक मनाते हैं जी। उसके अंदर इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और हर कॉलेज जो इज़ बाउंड टू बी यानी ऑर्गेनाइज पार्टिसिपेटिंग इन दैट। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, ग्रूमिंग के लिए बहुत अहम होती हैं। शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसके अलावा भी मज़ीद बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, बहुत सारे अहम सवालात हैं एजुकेशन को लेकर, लेकिन वील सेव दैट फॉर अनदर टाइम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।